गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है संदीप वशिष्ठ। हम लोग बात कर रहे हैं न्यू क्रिमिनल लॉज पे, जो नई सेक्शंस जो हैं जोड़ी गई हैं बीएनएस में, बीएनएसएस में और बीएसए में। पिछला जो हमारा लेक्चर था वो था भारतीय न्याय संहिता पे जो नई सेक्शंस जुड़ी हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो नई सेक्शन जुड़ी हैं। उसके बाद हम लोग जो है चैप्टर वाइज वीडियोस बनाएंगे। जो B1 टेस्ट जो लोग पुलिस विभाग के लोग दे रहे हैं उनके लिए जो है सारा सिलेबस हम लोग बीएनएस और बीएनएसएस का कवर करने और बीएसए का कवर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं रिपीट कर दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो जो है लोगों तक शेयर कीजिएगा। और ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूं ये टोटल फ्री बना रहा हूं, पुलिस विभाग के लोगों के लिए, पुलिस परिवार के जो लोग हैं उनके लिए बना रहा हूं फ्री में। कोई इसकी फीस नहीं है, मैं कोचिंग नहीं देता हूं, मैं सिर्फ जो है फ्रीलांसिंग वीडियोस बनाता हूं। जो सभी जो पुलिस विभाग के लोग हैं जो B1 टेस्ट की या फिर अन्य टेस्टों की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये वीडियोस जो है हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बीएनएस हमने पिछले वीडियो में ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया था कि कौन कौन से सेक्शन इसमें जुड़ी हैं। एक सेक्शन डेफिनेशन पोर्शन में चाइल्ड वाला रह गया था। तो चाइल्ड जो है बीएनएस में चाइल्ड का डेफिनेशन, बच्चे का, बालक का डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर किया है और कहा गया है कि बालक कौन होगा, बच्चा कौन होगा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होगी उसको क्या कहेंगे, चाइल्ड कहेंगे, बच्चा कहेंगे। अगर आपने इसको याद रखना है सेक्शन को, ये कौन से उसमें, क्योंकि ये पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन आ सकता है कि जो नई चाइल्ड की जो डेफिनेशन है वो कौन से सेक्शन में है, तो आपने याद रखना है सेक्शन 2 का सबसेक्शन 3। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत में कितने बच्चे होते हैं लोगों के, 2 या 3 बच्चे होते हैं। तो 2 या 3 बच्चे में जब आप डेफिनेशन देखोगे तो 2 इसका जो है सेक्शन आ जाएगा और सबसेक्शन क्या होगा, 3। तो 2 भारतीय न्याय संहिता की जो सेक्शन है 2 उसके सबसेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है चाइल्ड की डेफिनेशन को। चाइल्ड की डेफिनेशन में कौन से बच्चे आते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 210 है बीएनएस का, जिसमें एक्सप्लेनेशन में इन्होंने ट्रांसजेंडर वर्ड को डिफाइन किया है। ट्रांसजेंडर कौन लोग होते हैं, सभी को पता है, जो ना तो पुरुष होते हैं ना वो महिला होते हैं, उनको ट्रांसजेंडर कहा गया है। तो ट्रांसजेंडर कौन होंगे, ट्रांसजेंडर पहले डिफाइन नहीं थे बीएनएस में। जैसे चाइल्ड को जो था वो एक अच्छी डेफिनेशन नहीं थी, कहीं पे 15 साल था, कहीं पे 18 साल था, कहीं पे 16 साल था। तो उन्होंने एक बढ़िया सा सेक्शन बनाया और कहा कि 18 साल से नीचे वाले, सारी उम्र वाले, जिनकी उम्र 18 साल से नीचे होगी वो क्या होंगे, चाइल्ड होंगे। तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर के लिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो सेक्शन 2 के ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 है उसमें सेक्शन 2 के में हमने ट्रांसजेंडर को डिफाइन किया गया है। तो बीएनएस में भी ट्रांसजेंडर का डेफिनेशन वही माना जाए जो सेक्शन 2 के ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में है। तो ये था हमारा बीएनएस जो पिछला लेक्चर, और थोड़ा सा जो हमने अभी कहा है इसको अगर आप जोड़ लें तो बीएनएस में जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं, कानून में जो नए प्रावधान आए हैं बीएनएस में, वो सारे आपके कवर हो जाते हैं। अभी हम लोग शुरू करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कब से लागू होगा, ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी। अगर आपने देखना है तो बीएनएसएस जो है वो एक्ट नंबर 46 है, ये आपने ध्यान रखना है। हो सकता है आपको पूछ ले कि एक्ट नंबर कितना है, तो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट नंबर 46 है 2023 का। अब बीएनएसएस में जो नई चीजें जोड़ी हैं वो हमने डिस्कस कर लेनी है। बेयर एक्ट हम लोग साथ में रखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सबसे पहले हमारे पास आता है डेफिनेशन 21A। 21A इसमें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को जो है वो डिफाइन किया गया। याद रखने के लिए ऑडियो ए से शुरू होता है, 21A जो है वो ए आपको जो है ए से ऑडियो आप मान लीजिएगा, तो यहां से आप याद कर लेंगे। तो 21A में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को डिफाइन करता है कि जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन होंगे वो क्या होंगे। तो ये कहता है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में वो संसाधन भी शामिल होंगे जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है, जिससे वीडियोग्राफी की जा सकती है, जिससे एक दूसरे को मैसेज भेजे जा सकते हैं। मतलब डिवाइस की बात कर रहा है ये, एक मोबाइल फोन की बात कर सकते हैं, लैपटॉप की बात कर सकते हैं, कंप्यूटर की बात कर सकते हैं, कोई भी ऐसा डिवाइस। सेक्शन क्या कहता है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शेल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस का प्रयोग किया गया है तो वो इलेक्ट्रॉनिक तो वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो है उसको कहा जाएगा। और किसके लिए यूज किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपने यूज किया, लेकिन किसके लिए यूज किया, फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पहला ध्यान रखना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अगर यूज किया है, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ
प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अगर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड चल रही है या कोई और आइडेंटिफिकेशन परेड चल रही है, अगर उसमें आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको भी इलेक्ट्रॉनिक, तो उसको भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस कहा जाएगा। सर्च एंड सीजर अगर आप कर रहे हो, मतलब तलाशी जब्ती वगैरह सारी ये जो प्रोसेस है, इसको अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो भी, या फिर इससे संबंधित कोई एविडेंस है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यहां पे बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होगा आगे आने वाली डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे। उसके बाद बोलता है कि फॉर द सच अदर पर्पस एंड वाइस, अगर बाकी स्टेट गवर्नमेंट अगर जो डिसाइड करेगी बाय रूल्स, उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक, उसको जो है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस कहा जाएगा। तो अगर मोटी भाषा में हम लोग जाने तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस क्या होता है, किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपने कोई डिवाइस यूज किया, अगर आपने किसी से जो है रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ यूज किया, सर्च की रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पे कौन सी चीजें कवर करेगा, जो इन्वेस्टिगेशन में होंगी। क्योंकि बीएनएसएस हमने बात की थी, भारतीय नागरिक, आप मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमें प्रोसेस बताता है कि इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की कार्रवाई होगी कैसे, कैसे दरोगा जो है वो कार्रवाई करेगा, कैसे सीजर करेगा, कैसे प्रोसेस करेगा। तो ये यहाँ पर बात किसकी करेगा, यहाँ पर बात करेगा इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। तो सीधा बोलता है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस जो होंगे उसमें यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस का अगर प्रयोग हो रहा, किसके लिए प्रयोग हो रहा होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए, सर्च एंड सीजर के लिए, या फिर एविडेंस के लिए, किसी और एविडेंस के लिए, मतलब शहादत देने के लिए, या किसी का बयान अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके लिए अगर यूज हो रहा है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अगर आप कोई मैसेज भी किसी को जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, एंड फॉर सच अदर पर्पस, जैसा स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी, तो उसको क्या कहा जाएगा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस। ये डेफिनेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है, और इसके बारे में पूछेगा ही पूछेगा एग्जामिनर, श्योर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। 161 में ये जो टर्म यूज की गई थी, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, सारी दुनिया कंफ्यूज थी, बीमारी क्या है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए थे, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, आप याद रखिएगा पिछले कई सालों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जो जो जजमेंट्स थी, उनका सभी का सार इन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इकट्ठा करके लाया है। जो जो सेक्शन में कोर्ट्स ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ने कहा था, वो सारी की सारी डेफिनेशंस में इन्होंने डाला है, आगे सेक्शंस में इन्होंने डाला है, हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो जमानत है, सभी बोलते थे बेल बेल, बेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, जमानत बोलते हैं, लेकिन बेल को डिफाइन कहीं नहीं किया गया था, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइन किया गया है। याद रखने के लिए आपको बता दूं, 21B है, बी से बेल है, तो याद आपको हो जाएगा, बेल जो डिफाइन किया है। जमानत वो प्रक्रिया है जिसके तहत कोई पुलिस ऑफिसर या कोई न्यायालय किसी अभियुक्त को या किसी शक्की व्यक्ति को, सस्पेक्टेड पर्सन को कुछ एक कंडीशंस लगा के, कुछ एक उस पर शर्तें लगा के उसको हिरासत से छोड़ देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जमानत। इससे बढ़िया इजी ये नहीं होगा। तो याद कैसे रखना है आपने, 21B में जो है बेल को डिफाइन किया गया है। उसके बाद है बेल बॉन्ड, जमानतनामा क्या होता है, तो जो बेल बॉन्ड है, डी आप पकड़िएगा, डी लास्ट, तो 21D में बेल बॉन्ड डिफाइन है, तो आपको याद हो जाएगा डी बॉन्ड। जब आप याद करेंगे यार जमानतनामा, बॉन्ड, ड, तो ड से डी आपका आ जाएगा 21D में। तो यहां पर आप जो बेल बॉन्ड है वो क्या है, उसका डेफिनेशन क्या बोलता है, मींस एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी, जमानती द्वारा अंडरटेकिंग देके छुड़वाना, मतलब ए को पुलिस ने हिरासत में लिया, बी उसका रिश्तेदार है या उसका जानने वाला है या दोस्त है, वो अंडरटेकिंग देता है, लिख के देता है कि इस व्यक्ति को अगर आप जमानत पे छोड़ देंगे तो मैं इस व्यक्ति को जब भी बुलाया जाएगा पुलिस स्टेशन में या फिर न्यायालय में प्रस्तुत करूंगा। उसको क्या कहते हैं हम लोग, बेल बॉन्ड, लिख के देगा ना वो, बेल बॉन्ड उसको हम लोग कहेंगे। उसके बाद आता है 21E बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या हुआ, पहले क्या हुआ, बेल बॉन्ड, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को छुड़वाने के लिए बंद पत्र दिया। बॉन्ड क्या होता है, बंद पत्र, बंद पत्र दिया। अब कई अपराध ऐसे होते हैं यहां पर जो बेल बॉन्ड की जरूरत नहीं है, व्यक्ति को बॉन्ड पे छोड़ दिया जाता है। बॉन्ड क्या होता है, मुचलका, उसको हम लोग बोलते हैं, सेल्फ बॉन्ड बोलते हैं। कि अगर किसी व्यक्ति को ए को पुलिस ने पकड़ा है तो वो खुद लिख के देगा कि अगर आप मुझे छोड़ देते हो तो मैं इतनी तारीख को जब भी बुलाया जाएगा आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा, या फिर न्यायालय जब बुलाएगा न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। अगर उपस्थित ना हुआ तो मैं इतना पैसा सरकार की ट्रेजरी में जमा कराऊंगा। वो क्या हो गया साहब, बॉन्ड, मतलब बंद पत्र। बॉन्ड का डेफिनेशन है, ई में डेफिनेशन है, मींस अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी, मतलब इसमें जमानती नहीं होगा,
जो बंदा जो है जिसको छोड़ा जा रहा है वो स्वयं लिख के देगा मैं इतनी तारीख को हाजिर हो जाऊंगा। ये था हमारा बॉन्ड का डेफिनेशन। बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 21I में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, निक NI आता है, तो आई से आप अगर याद रखेंगे 21I में आपको याद रहेगा इलेक्ट्रॉनिक, आई से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अगर याद रह जाएगा तो जिन लोगों का सीआरपीसी बीएनएसएस दोनों सिलेबस है वो ट्रिक से याद मत कीजिएगा, आप जाके एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। वहां सीआरपीसी का ट्रिक भी आपको याद आएगा, बीएनएसएस का ट्रिक भी याद आएगा, तो ट्रिक से याद नहीं रखना है, आप सिंपल पढ़िए। अगर आपने 2-3 बार 4 बार सेक्शंस को पढ़ा होगा, एग्जामिनर पूछेगा कि फलानी चीज को कहां डिफाइन किया गया तो आपको याद आ जाएगा। वैसे ये जो नई चीजें ऐड की गई हैं सेक्शन में, अगर आपके सिलेबस में है, अगर आपके टेस्ट के सिलेबस में है तो आपको यूं जरूर याद करनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें एग्जामिनर आपको पूछने वाला है। क्योंकि रूटीन वाला जो लॉ था, पिछला जो लॉ था, आगे उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है, वो सभी को पता है, लेकिन नई चीजें क्या क्या आई हैं एग्जामिनर ये आपसे ज्यादा पूछने के चांसेस हैं, एग्जामिनर आपसे पूछेगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए क्या है, कम्युनिकेशन वर्ड से क्या हमें मिलता है, सिंपल सा पहले डिस्कस कर लें। एक दूसरे को जो मैसेज भेजते हैं, कम्युनिकेशन पहले क्या होता था कि हम लोग चिट्ठी भेजते थे, मैसेज भेजते थे, वायरलेस वाले मैसेज आते डा डा ये जो भी करते थे। अब क्या है, कम्युनिकेशन, टेक्स्ट किया, व्हाट्सएप किया, ईमेल किया, टेलीग्राम किया, ठीक है, फेसबुक पे लिखा या कहीं भी लिखा, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के साधन है। तो डेफिनेशन डिफाइन तो करना पड़ेगा ना कहीं लॉ में। हमने कहा था आपको, जो पिछले वीडियोस देखेंगे, कानून में अगर कोई चीज है तो वो डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है साहब। अगर डिफाइंड नहीं है तो उसके लिए फिर आदमी अपने अपने तरीके से चलेंगे, न्यायालय अपने तरीके से चलेंगे, पुलिस अपने तरीके से चलेगी। इसलिए मेकर्स ने किसी भी चीज को जो है प्रॉपर्ली डिफाइन किया है, ताकि कोई भी अपना मीनिंग लेके ना चले। जो कानून में है, कानून की किताब में है, भैया वो ही लेके चलना पड़ेगा। आगे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब है मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पहले रिटन में अगर कोई मैसेज भेजा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में काउंट होगा। वर्बल भेजा है, मौखिक अगर बोला है, मैंने टेलीफोन किया एक दूसरे आदमी को, वो क्या हुआ साहब, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, एक दूसरे को कम्युनिकेट किया। उसके बाद क्या हुआ, कोई चित्र अगर आप भेजते हैं, ठीक है, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन कहता है, कोई चित्र भेजते हैं, कोई मैसेज भेज देते हैं, कोई फोटो जो है भेज देते हैं, या कोई एमएमएस भेज देते हैं, एसएमएस भेज देते हैं, वो सारा अगर उसमें फोटो है तो वो क्या होता है, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन। और वीडियो भेज देते हैं, वीडियो कंटेंट अगर आप एक दूसरे को भेजते हैं, आम व्हाट्सएप में भेजते हैं, टेलीग्राम में भेजते हैं, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड, ट्रांसमिट किया गया है या फिर ट्रांसफर किया गया है, वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, एक आदमी से दूसरे आदमी को भेजा गया है, वर्बल हो गया ना, बात की तो एक आदमी से किसको गया, दूसरे आदमी को गया। और वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, और देखिए कितना ब्यूटीफुली बनाया है आपने, जो डेफिनेशन को लॉ मेकर्स ने जो बनाया है कितना जबरदस्त बनाया है। और फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस और फ्रॉम अ पर्सन टू अ डिवाइस, मतलब एक आदमी ने दूसरे आदमी से बात की, वो भी जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से की ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजा, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। एक व्यक्ति से डिवाइस में भेजा, लास्ट में बोलता है और फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, और फ्रॉम अ पर्सन टू अ डिवाइस, और अ डिवाइस टू अ पर्सन, मतलब डिवाइस से आदमी में भेजा, आदमी को भेजा, आदमी से डिवाइस को भेजा। आप मतलब कोई एंड नहीं है, बहुत जबरदस्त उसने लिखा है, जो मर्जी तुम कवर कर, किसको जिस मर्जी चीज को लेके उठा के ला दो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से बोली है, सुनी है, सारी चीजें उसने कवर कर दी हैं। बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक इंक्लूडिंग अ टेलीफोन, टेलीफोन से किया है वो भी हो जाएगा, मोबाइल फोन से किया है वो भी हो जाएगा, और अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। कोई बोले कि मैं सैटेलाइट फोन करके यूज किया था, वो कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, अगले ने कवर कर दिया, वायरलेस वाला भी हो जाएगा। और कंप्यूटर, कंप्यूटर से हो जाएगा, और ऑडियो वीडियो प्लेयर से हो जाएगा, कैमरा से हो जाएगा, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कर लीजिए, सब कुछ कवर कर दिया उसने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का डिफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने याद रखना होगा तो इलेक्ट्रॉनिक, आई की आवाज आती है, 21I में इसको कवर किया गया है। जहां पर ट्रिक नहीं बनती होगी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं, जिनका सीआरपीसी सिलेबस होगा, बीएनएसएस भी सिलेबस होगा, दोनों सिलेबस हैं, वो ट्रिक से याद मत कीजिएगा, आप भूल जाएंगे। उसके बाद आ जाइए, एक्सप्लेनेशन जोड़ा है इन्होंने सेक्शन 21L में, स्पेशल एक्ट शेल प्रिवेल। आपने यहां एल से स्पेशल याद रखना है, याद हो जाएगा। 21L में एक्सप्लेनेशन जोड़ी गई है कि जो स्पेशल एक्ट हैं उसके और बीएनएसएस के प्रावधानों में अगर कहीं पर विरोधाभास होगा तो कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा, कौन सा एक्ट ऊपर माना जाएगा, कि किसकी बात माननी है। बोलता है जब भी स्पेशल एक्ट या फिर बीएनएसएस में इन दोनों के प्रावधानों में कोई विरोधाभास होगा
तो स्पेशल एक्ट की बात मानी जाएगी, बीएनएसएस की बात नहीं मानी जाएगी। सपोज कर लो कोई चीज बीएनएसएस में भी डिफाइन की गई है, एनडीपीएस एक्ट में भी डिफाइन की गई है, लेकिन उन दोनों में प्रयोग करने में पुलिस को दिक्कत आ रही है, यार बीएनएसएस का प्रोविजन लगाएं या एनडीपीएस एक्ट का लगाएं। तो बोलता है कि सेक्शन 21L में क्लियर किया गया उसने एक्सप्लेनेशन में कि जहां पर भी विरोधाभास होगा स्पेशल एक्ट के प्रावधान जो है वहां पर प्रिवेल करेंगे तो स्पेशल एक्ट को वहां पर माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ अगर आईओ है आप लोग तब भी आपको लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन 8 आता है, उसका सबसेक्शन 7 बोलता है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होंगे वो काम का बंटवारा कर सकेंगे अपने जूनियर जजेस में। और उसके बाद सबसेक्शन 8 में बोलता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन का डिस्पोजल करना है तो वो अगर उपलब्ध नहीं है, सेशन जज उपलब्ध नहीं है, तो वो एडिशनल सेशन जज को माफ कर सकते हैं, काम दे सकते हैं कि आप इसका डिस्पोजल कीजिए। और अगर कोई एडिशनल सेशन जज नहीं है तो वो सीजीएम को भी जो है आदेश दे सकते हैं कि आप इस एप्लीकेशन का डिस्पोजल कीजिए। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 7 और 8 में जो है ये प्रावधान किया गया है। उसके बाद पुलिस के एग्जामिनेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सेक्शन 15 जो है वो कही गई है पुलिस ऑफिसर को भी स्पेशल एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट है उसकी शक्ति जो है वो दी जा सकती है सरकार चाहे तो। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन से रैंक के अधिकारी को सरकार जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगा सकती है। तो यहां पर आपने ध्यान रखना है, यहां पर ऑफिसर हैं एसपी और इक्विवेलेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उनके समकक्ष अगर कोई रैंक के अधिकारी हैं तो उनको जो है सरकार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगा सकती है। ये आप स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलेंगे तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्ति अगर किसी पुलिस ऑफिसर को देनी होगी सरकार ने तो वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक से नीचे नहीं होंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 18, ये 15 इंपॉर्टेंट सेक्शन है थोड़ा, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा था। उसके बाद आता है सेक्शन 18 अपॉइंटमेंट ऑफ पीपी इन एनसीटी दिल्ली। अभी इसमें बोलता है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेंगी, कंसल्टेशन हाई कोर्ट के साथ करेंगी, कंसर्न हाई कोर्ट जो होंगे उनके साथ कंसल्टेशन करेंगी। लेकिन दिल्ली के लिए स्पेशली बोलता है एनसीटी दिल्ली में अगर कभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगाने होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ जो है वो कंसल्टेशन करेगी, वहां पे दिल्ली सरकार नहीं करेगी, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पीपी अपॉइंट करेगी और कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट जो है उसको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। 18 में दिल्ली वाले लोग जो हैं वो दिल्ली पुलिस वाले अगर कोई लोग देख रहे हैं B1 एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। सेक्शन 18 जो है उनके लिए पूछा जा सकता है कि दिल्ली में अगर पीपी जो है अपॉइंट करने हैं तो वो कौन करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे, हाई कोर्ट की जो है कंसल्टेशन से करेंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 19 जो है वो बीएनएसएस का, वो इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक पुलिस ऑफिसर को भी लगाया जा सकता है सेक्शन 19 बीएनएसएस में, लेकिन उसमें दो कंडीशंस हैं। एक तो वो पुलिस ऑफिसर उस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ना रहा होना चाहिए और दूसरा वो पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। हाँ, उसमें कहा हैज द पास ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने ना तो इन्वेस्टिगेशन किया होना चाहिए ना ही वो इन्वेस्टिगेशन में उसने हिस्सा लिया होना चाहिए, मतलब एज अ गवाह वगैरह भी, फर्द का गवाह वगैरह भी वो नहीं होना चाहिए, या फिर एआईयू ना रहा होना चाहिए, मतलब असिस्टेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ना रहा होना चाहिए, और साथ में वो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे नहीं होंगे। तो पुलिस जो मतलब बोलने का मतलब कि कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर जो इंस्पेक्टर रैंक का है और जिसने उस इन्वेस्टिगेशन में भाग नहीं लिया है या फिर गवाह नहीं रहा है या फिर कोई भी काम नहीं किया है, तो उसको भी जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार नियुक्त कर सकती है। सेक्शन 19 में आपको पूछा जा सकता है कि क्या कोई पुलिस ऑफिसर को जो है सरकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है सेक्शन 20 डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसमें सेक्शन 7, 8, 9, 10 को जो है ऐड किया गया है 11 को। इसमें आपने याद रखना है कि जो पुलिस चालान करती है, जो जब फाइनल रिपोर्ट देती है पुलिस, उसकी स्क्रूटनी की जाती है, वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की तरफ से की जाती है। डीए एडीए जो है उनकी स्क्रूटनी करते हैं। सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11 में पहले ये कहीं भी प्रावधान लिखित में नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट के अपने नोटिफिकेशंस थी कि पुलिस जो भी चालान बनाएगी उसकी स्क्रूटनी कहां करेगी, डीए या एडीए साहब जो है उसकी स्क्रूटनी करेंगे, मतलब निरीक्षण करेंगे उसका इन्वेस्टिगेशन का कि सही करिए या नहीं करिए, और चालान कोर्ट में जाने से पहले जो है उसका निरीक्षण करेंगे, पुलिस को गाइड करेंगे कि ये चीजें आपने नहीं करी है, वो चीजें आपको करनी चाहिए थी, तो उसमें ऑब्जेक्शंस लगाएंगे। वो जो स्क्रूटनी होती है आपके चालान की वो होगी अब सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11 और सेक्शन 20। अगर आपको पूछे कोई, पहले ये प्रावधान जो है लिखित में नहीं था, अभी हमारे पास जो है सेक्शन 20 में ये प्रावधान है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब 80% आएगा, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि आएगा ही आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिटी सर्विस। नई सजा जो है वो
बताई गई है सेक्शन 23 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। बीएनएस में भी हमने ये चीज डिस्कस कर ली थी कि नई प्रकार की सजा आई है भैया। एक्सप्लेनेशन में इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आप बोलेंगे कि परिभाषित कहां पर है ये जो कम्युनिटी सर्विस, तो इसको आप अगर देखें तो सेक्शन 23 की एक्सप्लेनेशन में इसको जो है एक्सप्लेन किया गया है। समझते हैं क्या है। कम्युनिटी सर्विस शैल मीन द वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर टू अ कन्विक्ट to perform as a form of punishment that benefits the community for which he shall not be entitled for any remuneration। मतलब कब कम्युनिटी सर्विस एक ऐसी सजा होगी जो न्यायाधीश किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जिसको सजा दी गई है न्यायालय की तरफ से, लेकिन उस सर्विस को करने के लिए करने वाले को कोई भी वेतन नहीं मिलेगा या कोई भत्ता नहीं मिलेगा या कोई पैसा नहीं मिलेगा। मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो काम होगा। मैंने पिछले अपने वीडियो में एग्जांपल भी दिया था कि अभी सितारे ज़मीं पे जो मूवी आई है उसमें आमिर खान को जो है कोर्ट ने कहा था कि आप जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनको वॉलीबॉल जो है सिखाइए। तो वो वॉलीबॉल नहीं था, शायद बास्केटबॉल था, वो सिखाइए। तो वो क्या था, वो पार्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस। आप उसको एग्जांपल ले सकते हैं कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कोई काम जो है कन्विक्ट को, सजा याफ्ता आदमी को, जो ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसको सजा हुई हो, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ करने के लिए पैसे जो है वो नहीं मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जेल में जो भी अभियुक्त काम करते हैं, कठोर कारावास होता है, उनको डीसी रेट पर जो है पैसे दिए जाते हैं, दिहाड़ी दी जाती है, दिन में जो काम करने के लिए दिया जाता है उसके पैसे मिलते हैं। लेकिन इस काम के कम्युनिटी सर्विस जो होगी ये जो है अभियुक्त को पैसे नहीं मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, सभी जगह कम्युनिटी सर्विस जो है हो रखा है। इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्वेश्चन जो है सेक्शन जो है 23 है। उसके बाद सेक्शन 25 आता है। 25 का सब सेक्शन 1 आता है। वो बोलता है कि सजाएं एक साथ चलेंगी या अलग अलग चलेंगी। ये जो है न्यायालय जो है वो डिसाइड कर लेंगे। जब सजा देंगे तो उसमें लिख देंगे कि ये जो सजा है वो एक साथ चलेगी या अलग अलग चलेगी। तो इसमें 25(1) में इसमें कहा गया है। उसके बाद सेक्शन आता है 35(7) बीएनएसएस। पुलिस ऑफिसर की पावर ऑफ अरेस्ट पे थोड़ा सा अंकुश इसमें दिया गया है। 35(7) में सीधा सा फंडा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसे किसी मामले में डीएसपी साहब की परमिशन के बिना अरेस्ट नहीं करेगा। पहली कंडीशन, इसमें सजा जो है उस मामले में सजा 3 साल से नीचे है। दूसरी, अभियुक्त या तो बहुत ज्यादा कमजोर है, बीमार है, या फिर उसकी उम्र 60 साल से ऊपर है। 3 चीजें हैं इसमें कंडीशन। पहली, डीएसपी साहब से परमिशन लेनी है। दूसरी, सजा जो है ऐसे मामलों में परमिशन लेनी है जिसमें सजा 3 साल से नीचे है। तीसरी, अभियुक्त जो है बहुत ज्यादा बीमार है या फिर कमजोर है या फिर जो है उसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो परमिशन लेके अरेस्ट होगी, ऐसे अरेस्ट नहीं होगी। वैसे बता दूं आपको कि 3 साल से नीचे वाले मामलों में अरेस्ट होती भी नहीं है। 7 साल से नीचे वाले मामलों में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला केस है, 41A सीआरपीसी का नोटिस या अभी 35(3) बीएनएसएस का नोटिस दिया जाता है। अरेस्ट पुलिस के द्वारा नहीं की जाती, और अगर कहीं की जा रही है तो वो गलत की जा रही है। 7 साल तक के जो मामले हैं वहां पर नोटिस दे दिया जाता है, पाबंद किया जाता है नोटिस पर, अरेस्ट पुलिस के द्वारा नहीं किया जाता। अब ये थे प्रावधान जो थे 35(7) तक। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रावधान है हमारे पास सेक्शन 37 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन सभी पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी जरूरी है। एक आपने सुना होगा डीके वासु वाला जजमेंट आया था, डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उसमें कुछ एक चीजें जो थी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को कही थी कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, प्रॉपर वर्दी शर्दी डाली होगी, नेम प्लेट वगैरह लिखी और लगी होनी चाहिए, नाम पता बताया जाएगा, उसके अरेस्ट की इंफॉर्मेशन दी जाएगी अलग अलग जगह पे, और जिस व्यक्ति को जेल में रखा जाएगा उसका नाम और पता नोटिस बोर्ड पे लिखा होना चाहिए। तो उसी जजमेंट से जो है हमारा सेक्शन 37 बीएनएसएस आया है, जो बात करता है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर की। डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर अगर हम लोग बात करें, पहली चीज, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर कौन होगा? डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होगा एएसआई रैंक का या उससे ऊपर का पुलिस ऑफिसर, तो पहली बात, और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में होगा और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में होगा। यह आपको ध्यान रखना है। डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होगा मतलब क्या काम होगा उसका? ये रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और साथ में बाहर नोटिस बोर्ड पे लिखेंगे भैया। एक तो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, रजिस्टर तैयार करेंगे, दूसरा नोटिस बोर्ड पे लिखेंगे किसके बारे में, जिसको अरेस्ट किया गया है।
अब इनको कैसे पता चलेगा कि अरेस्ट हुआ है? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट करेगा वो एकदम से डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा, और वो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर एएसआई रैंक का होगा। हर थाने में डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर हैं, हर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर हैं। तो बोलने का मतलब, पुलिस ऑफिसर ने अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है तो उसके घर वालों को तो इन्फॉर्म करना ही करना है, अपने थाने में डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को भी इन्फॉर्म करेगा। और डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? थाने में और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा। अब डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? रिकॉर्ड बनाएगा और नोटिस बोर्ड पे लिखेगा बाहर थाने में कि ये व्यक्ति इस मामले में, इस सेक्शन में, इस एफआईआर में जो है गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की हिरासत में है। नोटिस बोर्ड पे लिखेगा। अगर वो डिजिटल बोर्ड अगर है, मतलब अगर स्टेट अच्छी खासी है, पैसे वूसे अच्छे हैं स्टेट के पास, तो एक डिजिटल बोर्ड होगा, एलईडी या फिर जो भी होगा, उसमें नाम रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, इस व्यक्ति को जो है वो अरेस्ट किया गया है इस मामले में। तो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर एएसआई रैंक से ऊपर होगा कोई भी व्यक्ति, हर थाने में होगा, हर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में होगा। जो कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेगा, किसी अभियुक्त को अरेस्ट करेगा, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेगा, उसके अरेस्ट की इंफॉर्मेशन इमीडिएटली डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को देगा। डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर उसका इंद्राज जो है वो रजिस्टर में करेगा, संबंधित रजिस्टर में, और साथ में नोटिस बोर्ड पर लिखेगा। बस ये कहानी है सेक्शन 37 डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर के बारे में। उसके बाद आता है सेक्शन 43, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए, लेकिन खासकर जो B1 एग्जामिनेशन दे रहे हैं भैया आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले न्यायालय में अभियुक्त को कौन पेश करने के लिए लेके जाता है? सिपाही लेके जाता है। तो सेक्शन 43 का सबसेक्शन 3 बहुत बड़ी पावर देता है पुलिस ऑफिसर को। 43 का 3। अब ये बता दूं मैं, सेक्शंस हम कौन से डिस्कस कर रहे हैं? जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, सेक्शंस हम वो डिस्कस कर रहे हैं जो नई सेक्शंस बीएनएसएस में आई हैं। जो रूटीन आपका सिलेबस था वो हम डिस्कस कर लेंगे अलग से, लेकिन पहले मैं ये बोल रहा हूं कि आपको नई सेक्शंस जाननी चाहिए कि नई क्या क्या चीजें आई हैं। अगर आपके सिलेबस में नहीं भी हैं तब भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा प्रश्न कब से कहां से उठा के पूछ लिया जाएगा। तो सेक्शन 43 है, आपको हथकड़ी लगाने की शक्ति के बारे में बताता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भैया हथकड़ी लगाने की शक्ति किसकी है? सिपाही साहब की है। तो सिपाही साहब को नहीं पूछेंगे तो किसको पूछेंगे? ठीक है, तो हथकड़ी आपको, पहली बात आपको पूछेगा कि आपको हथकड़ी लगाने की शक्ति कहां कहां है, तो आपने सीधा बोलना है कि सेक्शन 43(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो है मुझे हथकड़ी लगाने की शक्ति है। अब हथकड़ी आप सभी करवा लोगे, ऐसा नहीं है। इसमें इन्होंने लिमिटेड दिया है कि इन लोगों को आप हथकड़ी जो है वो लगा पाओगे। फटाफट डिस्कस कर लेते हैं किस किस को लगाओगे। सबसे पहले हैप्चुअल ऑफेंडर जो होगा, बार बार जो अपराध करता है, उसको आप हथकड़ी लगाओगे। उसके बाद जो है कस्टडी से जो भागने का जो है चेष्टा करेगा या भाग सकता है, अंदेशा है, उसको लगाओगे। और जिसने ऑफेंस किया हो कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, 111 बीएनएस जो है उसने किया हो, या फिर टेररिस्ट एक्ट किया हो, ड्रग चिट्टे वगैरह, या फिर जो भी मतलब ड्रग के कारोबार, एनडीपीएस के केस में अगर किसी को अरेस्ट किया है, इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म मिलता है, एमुनिशन मिलता है, मर्डर किया है, रेप किया है, एसिड अटैक किया है, जाली करेंसी बनाता है, जाली सिक्के उसके पास मिले हैं या फिर करेंसी मिली है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में 317 आईपीसी जो था उसमें, सेक्सुअल ऑफेंसेस में, रेप वगैरह के केसेस में, अगेंस्ट चिल्ड्रन, लेकिन सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन कहा गया है, मतलब पॉक्सो एक्ट के केसेस में अगर किसी को अरेस्ट किया है तो पॉक्सो एक्ट में किसी को अरेस्ट किया है। और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, मतलब स्टेट के अगेंस्ट, देशद्रोह वाले जो मामले हैं उनमें अगर किसी को अरेस्ट किया है तो उनको आप भी हथकड़ी लगा सकते हैं। उसके बारे में एक रोजनामचा में एंट्री करनी होती है या फिर आईयू जो है केस डायरी में एंट्री कर देते हैं और आप हथकड़ी जो है लगा सकते हैं। मेन आपको शक्ति कहां पर है? सेक्शन 43 का सब क्लॉज 3 बीएनएसएस आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आएगा, आपको कैटेगरीज याद रख लेनी है कि कौन कौन से मामलों में लगा सकते हैं। महिलाओं से रिलेटेड मामलों में लगा सकते हैं, पॉक्सो के केसेस में लगा सकते हैं, एनडीपीएस के केसेस में लगा सकते हैं, आर्म्स के केसेस में, एक्सप्लोसिव के केसेस में, टेररिस्ट एक्ट के केसेस में, ये रिपीटेड ऑफेंडर्स आ गए उनको लगा सकते हैं, बार बार जो अपराध करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बहुत बड़ी लिस्ट है, उसमें लगा सकते हैं। मतलब छोड़ा बहुत, जो सोसाइटी के नॉर्मल केसेस हैं उनको छोड़ा गया है, जो हीनियस ऑफेंसेस हैं उनको कवर किया गया है। तो आप जो है बेझिझक होकर जो है 43 बीएनएसएस लिखिएगा, ये क्वेश्चन आना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिहाज से। उसके बाद आ जाइए, हमारा 43 का सबसेक्शन 3 हो गया। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 51 बीएनएसएस।
सेक्शन 51 बीएनएसएस में कहा गया है, पहले 51 बीएनएसएस है क्या, जो अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन है। जो इसमें आपने ध्यान रखना है, जो अरेस्टेड महिला है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन महिला डॉक्टर के द्वारा ही किया जाएगा। दूसरा, इसमें जो रिपोर्ट है वो विदाउट डिले मेडिकल ऑफिसर जो है वो पुलिस ऑफिसर को देगा। इसमें विदाउट डिले लिखा है, पहले इसमें विदाउट डिले नहीं हुआ करता था। और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन इसमें डिफाइन करिए। पीछे जो बीएनएस हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ये चीज जो है वो डिस्कस कर ली थी। 51 में ध्यान रखने वाली बात है, पहले जो था इसमें सब इंस्पेक्टर रैंक वाला ऑफिसर जो है वो मेडिकल के लिए जो है एप्लीकेशन दे सकता था, ये भी ध्यान रखना, ये आ सकता है आपको। अब कोई भी दे सकता है, मतलब कांस्टेबल भी दे सकता है 51 में। ये पूछ सकते हैं आपको कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए चिट्ठी कौन दे सकता है मेडिकल ऑफिसर को, तो कांस्टेबल दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है विदाउट डिले कहा गया है इसमें कि बिना विलंब के जो है मेडिकल ऑफिसर फटाफट जो है वो रिपोर्ट जो है पुलिस ऑफिसर को देगा। दूसरा, साथ में इसमें आरएमपी को डिफाइन किया गया, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा, वही होगा जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, ये थोड़ा पढ़ लेना। और द मेडिकल रजिस्टर में, स्टेट मेडिकल या नेशनल मेडिकल रजिस्टर में उसका नाम दर्ज हुआ होना चाहिए, ये आपका आरएमपी आ गया। 51 भी जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दो तीन चेंजेस है इसमें। एप्लीकेशन कोई भी दे सकता है, महिला अरेस्टेड जो होगी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन महिला डॉक्टर ही करेगी, ये हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। और जो है एप्लीकेशन कोई भी दे सकेगा, विदाउट डिले जो है मेडिकल ऑफिसर फटाफट इसको देंगे। उसके बाद है सेक्शन 53 बीएनएसएस। 51 में आपने देखा, 51 में मेडिकल जो है पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे किया गया क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया था। तो 53 में एक्यूज्ड रिक्वेस्ट करता है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एक्यूजर, लिखा नहीं है सेक्शन में, वैसे बता रहा हूं आपको कि 53 में मेडिकल एग्जामिनेशन एक्यूज की रिक्वेस्ट पे जो है कोर्ट करवा सकता है या कोई भी व्यक्ति करवा सकता है अगर उसने एप्लीकेशन लगाई है। क्यों? क्योंकि एक्यूज को भी ये बताने का अधिकार है कि मैंने अपराध नहीं किया है। सेक्सुअल ऑफेंसेस में मेडिकल वगैरह करवाना चाहिए, अगर नहीं करवाया पुलिस ने तो 53 में बोल सकता है। अगर एक्यूज के साथ कोई मारपीट की है, हिरासत में सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, कोई महिला है सेक्सुअल असॉल्ट क्लेम करती है, तो कहां मेडिकल जो है करवाएगी, तो वो 53 में कराएगी। 53 में हमें ध्यान रखना है, अगर अरेस्टेड है वो आदमी, पुलिस ने कहीं भी अरेस्ट किया है, तो वो मेडिकल जो होगा वो एमओ जो होगी महिला होनी चाहिए, अगर महिला अरेस्टेड है तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद सेक्शन 54 में टीआईपी को कहा गया है कि इसकी भी जो है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से वीडियोग्राफी भी की जा सकती है और ये वीडियोग्राफी के जरिए भी रिकॉर्ड किया जा सकता है इस प्रोसेस को, ये चेंज था। उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर समन्स वगैरह, समन्स कैसे सर्व होंगे। देखिए ये सारे जो वीडियोस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी जो है सारे इंपॉर्टेंट बीएनएसएस पे वीडियोस बना के रखे हैं। आप मेरे चैनल में जाओगे, सारा प्रैक्टिकल काम आपको मिलेगा, आपको काम कैसे करना है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कैसे कैसे स्टेप्स के साथ काम करना है, वो सारा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन ये मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग जो है एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब डेफिनेशन है समन्स, यहां पे बोलेंगे समन्स क्यों बोलते हैं। अगर समन एक है तो समन्स क्यों बोला जाता है हमेशा? समन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी दो कॉपीज होते हैं, इसलिए प्लूरल में इसको समन्स ही बोला जाता है। इंग्लिश में समन नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, ठीक है साहब। अब जो समन, मैं जनरली बोल दूं कि समन जिस व्यक्ति को इशू हुआ है वो कोर्ट का आदमी भी हो सकता है, पुलिस ऑफिसर को भी बोला जा सकता है समन्स देने के लिए। समन्स क्या होता है? बुलावा होता है कोर्ट की तरफ से, गवाह को या फिर अभियुक्त को भी हो सकता है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अभियुक्त को नहीं होता, नोटिस होता है अभियुक्त को, समन्स ही होता है। समन अभियुक्त को भी हो सकता है और गवाह को भी हो सकता है। बुलावा किसकी तरफ से होगा? कोर्ट की तरफ से होगा। अब कोर्ट की तरफ से तो ऑब्वियसली साइन कौन करेगा? कोर्ट ही करेगा। और कोर्ट की तरफ से तो स्टैंप किसकी होगी? कोर्ट की होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब किसका समन्स के ऊपर नाम किसका लिखा होगा? जिसको गवाह को बुलाना है, अभियुक्त को बुलाना है, उसका नाम लिखा होगा। साथ में क्या होगी? डेट होगी, टाइम होगा, कितने बजे आना है, क्यों आना है, कौन से केस के सिलसिले में आना है, केस होगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी, एफआईआर नंबर होगा मतलब, और अंडर सेक्शन क्या क्या है, कौन कौन सी धारा में वो रजिस्टर्ड है, वो सारी डिटेल होगी समन्स पे। ये हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब समन्स की सर्विस कैसे होती है वैसे बता रहा हूं शुरू में, बाकी हम लोग सेक्शन में पढ़ लेंगे। समन्स की सर्विस कैसे होगी?
जो सिपाही साहब को समन मिला होगा 1+1 कॉपीज होंगी, इसकी 2 कॉपीज होंगी। एक कॉपी दे देंगे गवाह को जिसको बुलाया गया है, और दूसरी कॉपी पे रिपोर्ट कराएंगे कि महोदय जो इस गवाह को जो रिपोर्ट कराएंगे, नहीं रिपोर्ट करेंगे, कराने की भी जरूरत पड़ती है अगर कोई वहां पर ना मिले, जो जिस समनी है जिसको ना मिले, कि महोदय जो है इसमें गवाह को बुलाया गया था, महोदय जिसको गवाह को आपने जो है सम्मन काटा हुआ है उसको जो है सम्मन की एक प्रति दे दी गई है, हस्ताक्षर लिए गए हैं उसके ऊपर, और उसको कहा गया है कि आप इतनी तारीख को हाजिर आएंगे। नीचे सिपाही साहब के सिग्नेचर हो जाएंगे, डेट पड़ जाएगी, और एक कॉपी वापस कोर्ट को चली जाएगी, यहां से कोर्ट से आई है। ठीक है, ये सर्विस का मेथड है समन्स का। जब पुलिस ऑफिसर ने जब कोर्ट ने किसी पुलिस ऑफिसर को समन्स दिया कि आपको जो है सर्विसेज की करानी है। अब आता है आगे, आपको पूछेगा कि ई समन्स भी आ गया है क्या बीएनएसएस में, तो बीएनएसएस में डिजिटल समन भी आया है। तो डिजिटल समन्स का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के साधन से, मतलब फोन के जरिए भी इसको जो है सर्व कराया जा सकेगा। ठीक है, अब बोलता है कि 2 तरीके से होगा, आपने ध्यान रखना है 63 में इसका डिफिनीशन है बीएनएसएस में, और इसमें कहता है कि ये इनक्रिप्टेड भी होगा। इनक्रिप्टेड का क्या मतलब होता है, कोड्स में इनक्रिप्टेड होगा, कोड्स में भी हो सकता है, मतलब सीक्रेट कोड्स जो होते हैं उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में भी होगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में भी हो सकता है। एंड शेल वियर द इमेज ऑफ द सील ऑफ द कोर्ट और डिजिटल सिग्नेचर। अब ये चीज हमें इसने बता दी कि जो समन्स होगा वो डिजिटल होगा, तो जब भैया कोई चीज डिजिटल होती है तो वो डिजिटल ही होगी ना। प्रिंट सिग्नेचर कब करते थे मैजिस्ट्रेट या जज, जब उसका प्रिंट निकलता था तो सिग्नेचर करते थे, सील लगाते थे, ऑब्वियस है। अब जो है डिजिटल होगा तो वो कंप्यूटर में ही होगा। ठीक है, उसकी हार्ड कॉपी तो आई नहीं, तो क्या करेंगे, कोर्ट क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर करेंगे भैया, डिजिटल सिग्नेचर होंगे, और जो स्टैंप होगी वो क्या होगी, वो भी डिजिटली ही लगेगी। तो अब आपको क्लियर कर लेना चाहिए, पहले क्या होता था, ऑफलाइन समन होता था उसमें स्टैंप सिग्नेचर जो थे वो मैनुअली किए जाते थे, अब डिजिटल है तो डिजिटल सिग्नेचर किए जाएंगे। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, उसमें लिखा होता है साइंड बाय, ये वो नाम होगा। और डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, कंपनी जो है वो डिजिटल सिग्नेचर अलॉट करती है, लाइसेंस देती है किसी को। जैसे मैंने कहीं से साइन करना है तो मैंने डिजिटल सिग्नेचर कंपनी से लेना है, और उसके लाइसेंस होता है, उसमें जो है वो एक लंबा प्रोसेस है, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर मतलब उसमें मैनुअल सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती, कंप्यूटर से लिख दिया जाता है, डिजिटली साइंड बाय फलाना ऑफिसर। ठीक है साहब, स्टैंप भी जो है उसमें डिजिटली लग जाती है। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आ सकता है, समन्स की कितनी प्रतियां होती हैं, तो हमने शुरू में डिस्कस कर लिया, समन्स की कितनी प्रतियां होती हैं, 2 प्रतियां होती हैं, तो इसीलिए तो भैया इसको समन्स कहा जाता है, हमने डिस्कस किया पहले। तो समन्स आ गया, सेक्शन 63 में इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन बोलता है कि, डेफिनेशन पे डिस्कस कर लेते हैं। एवरी समन्स इश्यूड बाय द कोर्ट अंडर द संहिता इन राइटिंग, रिटर्न में होगा, वर्बल नहीं होगा, आजा भाई ऐसे नहीं होगा, राइटिंग में होगा, डुप्लीकेट होगा, मतलब एक ओरिजिनल कॉपी होगी, एक डुप्लीकेट होगी, साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बिल्कुल कोर्ट के जो पीठासीन अधिकारी होंगे उनके द्वारा साइंड होगा, कोर्ट के जो पीठासीन अधिकारी, बाय सच ऑफिसर, या फिर हाई कोर्ट का होगा तो हाई कोर्ट के होंगे, फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय सच रूल्स वगैरह वगैरह जो भी है। उसके बाद सेक्शन 2 में बोलता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में होगा, और शैल बियर द इमेज ऑफ द सील, जो मोहर होगी उसकी इमेज लगी होगी साइड में उसमें। ठीक है, एंड कोर्ट ऑफ सील ऑफ द कोर्ट और डिजिटल सिग्नेचर होंगे। मैंने आपको बता दिया, सील ऐसे जैसे बनी होगी ना, कोर्ट का नाम होगा और यहां पे डिजिटली साइंड बाय लिखा होगा, ऐसे होता है। ठीक है सर, ये आ गया हमारा समन्स। प्रारूप क्या है समन्स का, ध्यान रखने वाली बात है, प्रारूप में 2 कॉपीज होती हैं, साइन होता है कोर्ट की तरफ से, स्टैंप होती है कोर्ट की, जिसको बुलाना है उसका नाम होता है, वगैरह वगैरह, मामला जिसमें बुलाना है, जिसमें गवाही चाहिए, उसकी सारी डिटेल होती है। उसके बाद अभी बोलता है सबसेक्शन 2 जोड़िए 63 में, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, कोड होंगे, अगर कोई ऐसी कोडिंग करी होगी वो होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में,
और साइन किए होंगे तो ऑब्वियस है मैनुअल साइन नहीं होंगे, डिजिटली साइन होंगे, और सील जो है उसकी फोटो लगी होगी। 63 आप जो है वो देखिएगा। उसके बाद बोलता है 64, ये जो चैप्टर है ना भैया आपका समन्स वाला चैप्टर 6 है, ये पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो हमारे सिपाही साहब हैं, हवलदार साहब हैं, ये सारे के सारे इससे रिलेटेड रहते हैं। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि समन्स की सर्विस जो है अधिकतर सिपाही साहब ही कराते हैं फील्ड में जाके, तो उनको पता होना चाहिए कि हमें सर्विस कैसे करनी है। और ये मैं उन लोगों के लिए बार बार रिपीट कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक समन्स देखा नहीं है, क्योंकि जो लोग बटालियंस में बैठे हैं, जो लोग डिस्ट्रिक्ट में नौकरी नहीं करे हैं, उनको पता नहीं है ना भैया समन्स के लिए, तो उनको हम बता रहे हैं। बाकी जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं वो ये मत सोचना यार हमने तो किया है, ऐसे बार बार रिपीट कर रहा है। आपके लिए नहीं रिपीट कर रहा हूं, आपके लिए बता रहा हूं भैया, ठीक है। आगे आ जाइए आप। सेक्शन 64 बीएनएसएस में कहा गया है कि जो समन्स होंगे उसको कौन सर्विस करेगा, पुलिस ऑफिसर सर्व कर सकता है, या कोई भी सरकारी अधिकारी या फिर जो कोर्ट का कर्मचारी है वो सर्व कर सकता है। उसके बाद कहा गया है कि जो कोर्ट के रजिस्ट्रार होंगे वो एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, और साथ में पैरेलल पुलिस स्टेशन भी जो है एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। इसमें नाम पता जो है वो लिखेंगे, किसका लिखेंगे, जिसको सम्मन जारी हुआ है, ईमेल जो है वो भी उसका लिखेंगे। उसके बाद कहा है फोन नंबर लिखेंगे, और बाकी जो डिटेल स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी वो सारी लिखेंगे। प्रोवाइजो में कहा गया है सेक्शन 64 के। सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि जितना संभव होगा जो समन्स होंगे वो पर्सनली दिया जाएगा, व्यक्ति को जिसके नाम का होगा उसको पर्सनली दिया जाएगा। बट प्रोवाइडेड दैट समन्स bearing the image of court seal may also be served by electronic communication in such a form and in such manners as is government required। मतलब जो हार्ड कॉपी होगी समन्स की वो तो पर्सनली दी जाएगी, जो लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से जो डिजिटल समन होगा वो डिजिटल तरीके से भी जो है वो सर्व किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है अलग से रूल्स बनाएंगी। इसमें एक चीज और मैं थोड़ा ध्यान में रखूंगा, आपके सीआरपीसी में फीमेल पर जो है वो समन की सर्विस नहीं की जाती थी किसी महिला सदस्य पर, लेकिन बीएनएसएस में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कोई भी अडल्ट, ये आगे आएगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा, अब आपने ध्यान रखना है कि कोई भी अडल्ट पर जो है, अब महिला पर भी जो है वो समन्स की तामील हो सकती है। सपोज कर लो महिला के हस्बैंड के नाम पे समन्स आया हुआ है, हस्बैंड घर पे नहीं है, तो समन पहले होता था महिला को नहीं दिया जाता था, लेकिन अब महिला को भी दिया जा सकेगा। 64 के सबसेक्शन 3 में कहा गया है कि जो भी समन की तामील होगी उसके पीछे जो है रसीद के तौर पर लिखवा लिया जाएगा कि समन के जो मैंने समन प्राप्त किया और इतनी तारीख को हाजिर आऊंगा। ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और उसके बाद जो है सिपाही साहब अपने नीचे रिपोर्ट डालते हैं कि वो समन की तामील हो गई है, उसको कह दिया गया कि इतनी तारीख को हाजिर आए न्यायालय में, नीचे उसके सिपाही साहब के सिग्नेचर होते हैं। मतलब जो समन की जो पिछली पीठ ही समझ लो, पीठ पे सबसे पहले ऊपर जो है जिसको समन दिया है उसके सिग्नेचर करा लेते हैं, उससे लिखवा लेते हैं कि मैं हाजिर आ जाऊंगा इतनी तारीख को, मैं कम्युनिकेट हो गया मुझे। उसके बाद सिपाही साहब अपनी रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद जो है सिपाही साहब के सिग्नेचर होंगे। ये आपकी आगे सर्विस। उसके बाद आता है सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज, फर्म्स एंड सोसाइटीज। अब तो ये जो व्यक्ति पर जब समन गया तब तो पर्सनली आएगा, जब किसी कंपनी पर समन देना है, सोसाइटी पर देना है, तो उनके जो मैनेजर होते हैं या चेयरमैन होते हैं उनके नाम पे जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, सेक्शन में जो है डिटेल में बताया गया है कि जो मैनेजर होंगे या जो डायरेक्टर होंगे उनके नाम पे अगर समन भेज दिया जाएगा तो वो तामील जो है उसमें मान ली जाएगी। सेक्शन 2 में कहा गया कि अगर एक से ज्यादा पार्टनर होंगे तो किसी एक आध पार्टनर पर भी अगर समन की तामील कर दी गई है तो ऐसा माना जाएगा कि कंपनी को समन की तामील हो गई है। उसके बाद आता है सेक्शन 66। अब वो बात आएगी कि महिला के ऊपर भी समन जो है वो सर्व कराया जा सकेगा। 66 बोलता है कि जो समन जिस व्यक्ति के नाम पर इशू किया गया है, अगर वो व्यक्ति घर पर नहीं है तब क्या कार्यवाही होगी। 65 में मैंने आपको बता दिया, कंपनी वगैरह या फिर किसी सोसाइटी वगैरह या फिर किसी ऐसे उस पे कंपनी कॉर्पोरेशन या फिर उस पे अगर आपने समन की तामील करानी हो तो डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी के नाम पर आप समन जो है वो भेज सकता है कोर्ट, उसके नाम पे जो है वो आप रिसीव करा दीजिए, उसकी सर्विस मान ली जाएगी। अगर एक से ज्यादा पार्टनर हैं किसी फर्म में तो एक आध पार्टनर को भेज दिया जाएगा तो मान लिया जाएगा कि समन की सर्विस हो गई है। उसके बाद आता है 66, वेयर द पर्सन जो जिसको समन दिया गया है, जिसके नाम पे समन जारी किया गया है, वो अगर घर में हाजिर नहीं है तो समन की तामील कैसे होगी। फर्स्ट स्टेप आएगा 66 में। अब यहां पर कहा गया था, पहले सीआरपीसी के टाइम में था कि लिविंग वन द डुप्लीकेट फॉर हिम विद सम मेल मेंबर लिखा होता था पहले,
सीआरपीसी के टाइम में, जो ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको कि पहले सिर्फ एक पुरुष आदमी जो अडल्ट होता था, अडल्ट कौन, 18 साल से उम्र का ऊपर का व्यक्ति जिसकी उम्र, सॉरी अडल्ट कौन, जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, ऐसे व्यक्ति को ही समन्स दिया जाता था अगर घर में जिसके नाम पे समन्स जारी हुआ है वो नहीं है। लेकिन अब अडल्ट मेल था यहां पे, कब, सीआरपीसी के टाइम पे। ये ध्यान रखना, सीआरपीसी और बीएनएसएस जिनके सिलेबस में है कि सीआरपीसी के टाइम में महिला पर समन की तामील नहीं की जाती थी। अगर किसी उसके हस्बैंड के नाम पे समन्स है या बेटे के नाम पे समन्स जारी हुआ है और महिला ही घर में है, तब महिला के नाम पे महिला को जो है समन्स नहीं दिया जाता था। लेकिन यहां पर कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर महिला के नाम पे ही समन्स होगा तो जब महिला के नाम पे समन्स होगा तब तो महिला को ही दिया जाएगा, तब किसी और को तो भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर वो महिला घर पे मिल जाती है तब ये नहीं देखा जाएगा कि अडल्ट मेल मेंबर ढूंढना है, तब उस महिला को समन्स दिया जाता था सीआरपीसी के टाइम में। लेकिन अभी 66 में इन्होंने कहा है मेल, लेकिन अभी 66 में इन्होंने कहा है अडल्ट मेंबर एनी, लिखा है सम अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली रिजाइडिंग विद हिम। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो महिला है पुरुष है, अगर वो अडल्ट है, 18 साल की उम्र है उसकी, तो समन दिया जा सकता है। मतलब अभी भी जो 18 साल से नीचे अगर उसका बच्चा घर में होगा तो बच्चे को समन्स नहीं दिया जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है सेक्शन 66 में। अब इसमें एक चीज और है, सर्वेंट को और चाइल्ड को समन्स अभी भी नहीं देना है, ये आपने ध्यान रखना है। ये पूछ सकता है, आप जो है किसी के नाम पे अगर समन्स जारी हुआ, आप समन्स की तामील कराने के लिए जा रहे हो, तो वहां पर वो व्यक्ति घर में नहीं है लेकिन उसका नौकर घर में है, तो आप क्या करोगे, नौकर के ऊपर समन्स की तामील नहीं होगी, नौकर को समन्स नहीं दिया जाएगा। पहली बात, नौकर नहीं। अगर ऐसा आदमी जिसकी उम्र 18 साल से नीचे और घर में उपलब्ध है, उसको समन्स नहीं दिया जाएगा। और ऐसा आदमी जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है लेकिन वो महिला है, तो उसको दिया जा सकता है। ये चेंज है मेन 66 में और इसमें से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं। उसके बाद जो सेक्शन 70 है उसका सब क्लॉज 3 जोड़ा गया है। इसमें बोलता है कि जो समन्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से सर्व किए गए होंगे, उनका एक प्रिंट ले लिया जाएगा, अटेस्ट करके रखा जाएगा कि ये सर्विस हो गई है। तो कोर्ट में जब ऐसी रिपोर्ट दे दी जाएगी तो वो चल जाएगी, उसकी रिपोर्ट मान ली जाएगी। सेक्शन 71 में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन्होंने जोड़ा है। उसके बाद आता है सेक्शन 82 में इन्होंने थोड़ा नई चीज जोड़ी है। जब हम लोग सेक्शन 37 बीएनएसएस डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने कहा था डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो सेक्शन 82 बीएनएसएस बोलता है जब भी वारंट के साथ किसी आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा, जहां पर उसको गिरफ्तार किया है वहां के डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर तो अपने थाना के जुडिक्शन में किया है तो अपने वाले को इन्फॉर्म किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट वाले को किया जाएगा। लेकिन अगर थाने से बाहर जाके किसी और के जुडिक्शन में किसी को अरेस्ट करोगे तो वहां के लोगों को भी जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि जहां पर उसका रेजिडेंशियल एड्रेस है ना, जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो, वो जहां का रहने वाला है, वहां के डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को और उसके डिस्ट्रिक्ट को भी इन्फॉर्म करना होगा। टेक्निकली हम लोग देखें तो 6 जगह इन्फॉर्म करना पड़ता है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को। एक अपने थाने में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा जहां गिरफ्तार किया और जहां का डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, तीसरा जो एक्यूज का एड्रेस है और उसके थाने में, जो उसका एक्यूज का एड्रेस है उसके थाने में और उसके डिस्ट्रिक्ट में। टोटल 6 हो गए हमारे कि यहां पर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेक्शन 82 बीएनएसएस में। उसके बाद सेक्शन 84 में इन्होंने जोड़ा है 10 इयर्स एंड अबव। पहले आपने देखना जब प्रोक्लामेशन होती थी, हमने एक डिस्कस किया था पिछले सीआरपीसी के लेक्चर में, प्रोक्लेम्ड पर्सन एंड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में फर्क था। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो था सेक्शन 84 के सबसेक्शन 4 में होता था, जो सेक्शंस उसमें बताई थी उसमें होता था। लेकिन अब इन्होंने कहा कि प्रोक्लामेशन 84 में उन लोगों की भी हो सकेगी जिसकी सजा 10 साल है, 10 साल से ऊपर है। मतलब इन्होंने सेक्शंस नहीं रखी, इसमें 10 साल का प्रावधान सीधा रख दिया है। ये है हमारा 84 का, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद सेक्शन 86 आता है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को लेके।
किसी अभियुक्त है, अभियुक्त भागा हुआ है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और उसकी प्रॉपर्टी किसी विदेश में है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, जिसके साथ हमारी संधि है, म्यूचुअल हमारे साथ एग्रीमेंट्स हैं। और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट अगर आप देखें तो 111A जो है बीएनएसएस में उसको डिफाइन किया गया है। तो इसमें पुलिस ऑफिसर कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि विदेश से जो है उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल जो है मांगी जाए विदेश की अथॉरिटी से। अब प्रोसीजर क्या होगा, पुलिस ऑफिसर एप्लीकेशन लिखेगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, सुपरिटेंडेंट पुलिस उसको अप्रूव करेंगे और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की तरफ से एप्लीकेशन लगेगी कोर्ट को कि उसकी जो है डिटेल प्रॉपर्टी की मांगी जाए विदेश से। ये था 86 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसके बाद आया है सेक्शन 94 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले हुआ करता था सेक्शन 91 सीआरपीसी, अब है 94 बीएनएसएस। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन आता है इसमें कि पुलिस ऑफिसर को अन्वेषण के दौरान अगर कोई वस्तु, अगर कोई डॉक्यूमेंट, अगर कोई चीज इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, अगर वो चाहिए होगी तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, पार्टी को 94 बीएनएसएस का नोटिस देगा। 94 बीएनएसएस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, पुलिस ऑफिसर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें जाइएगा मेरे चैनल पे, आपको 94 बीएनएसएस पे वीडियो, 2 वीडियोस मिलेंगे, दोनों देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुलिस ऑफिसर के लिए। नई चीज क्या जोड़ी है, पहले इसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से नहीं दिया जा सकता था, अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से इस नोटिस को दिया जा सकता है, ये नई चीज इसमें जोड़ी है। बाकी अगर व्यक्ति को नोटिस दिया है वो अगर खुद ना आके किसी के थ्रू डॉक्यूमेंट्स भेज देता है तो वो भी जो है कंसीडर हो जाएगा। 94 बीएनएसएस में ये चीज लिखी है। अगर आपको 94 बीएनएसएस के बारे में ज्यादा जानना होगा, डिटेल वीडियो है भैया, उसको देखिएगा। मेन यही है, आपको यही पूछ सकते हैं कि अगर पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई चीज चाहिए होगी तो क्या करेगा, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो क्या करेगा, 94 बीएनएसएस का नोटिस देगा। लेकिन वो एक्यूज को नहीं दिया जा सकता, अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता। डिटेल वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद सीडीआर, आईपीडीआर वगैरह, डंप डाटा वगैरह लेने के लिए हम लोग जो है कौन सी सेक्शन का नोटिस देते हैं, 95 बीएनएसएस का देते हैं। इसके लिए भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देखिएगा। उसके बाद जो है सेक्शन 105 है बीएनएसएस का, जो नया जोड़ा है इन्होंने। देखिए हम लोग कर रहे थे नए सेक्शन जो जुड़े हैं, लेकिन हम थोड़ा ट्रैक से भी हट गए, कुछ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन थी वो भी हमने डिस्कस कर ली। अब बोलता है 105 बीएनएसएस में बोलता है कि जो पुलिस ऑफिसर सर्च करेगा, तलाशी लेगा या फिर जब्ती करेगा, तो वो उस प्रक्रिया का वीडियोग्राफी करेगा। वो कहां प्रावधान है, 105 में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कहती है कि पुलिस ऑफिसर कोई भी जब्ती या फिर तलाशी की कोई प्रक्रिया करेगा, उसकी वीडियोग्राफी मैंडेटरी होगी। आपने देखा होगा पुलिस ऑफिसर आजकल कोई भी कार्यवाही कर रहे हैं ई साक्ष्य ऐप से, या फिर ई साक्ष्य पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ई साक्ष्य क्या है, ई साक्ष्य एप्लीकेशन है जो पुलिस वीडियोग्राफी करती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अब या तो मोबाइल फोन से वीडियोग्राफी करेगा, ये भी पूछा जा सकता है 105 में वीडियोग्राफी कौन से तरीके से होगी। तो जो अधिमान किस चीज को दिया गया है, मोबाइल फोन को जो है वो अधिमान दिया गया है कि मोबाइल फोन से जो है वो वीडियोग्राफी की जाएगी। तलाशी जब्ती की जो सारी प्रक्रिया जो है इसमें वीडियोग्राफ होगी। चैप्टर 7 की बात करता है कि चैप्टर 7 में सीधा सा फंडा है, 105 बीएनएसएस क्या बोलता है, पुलिस ऑफिसर कोई भी तलाशी लेगा, जब्ती लेगा, किसमें, चैप्टर 7 में बीएनएसएस में। 105 पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, वो भी देख लेना। 105 से क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। आपका जो चैप्टर 7 है वहां पर पुलिस ऑफिसर को जब्ती तलाशी करेगा, 185 बीएनएसएस में करेगा। क्योंकि 185 क्यों रखा है इन्होंने, 185 चैप्टर 7 में नहीं था, अलग से है सेक्शन। तो बोलता है चैप्टर 7 में अगर कोई वीडियोग्राफी करेगा या फिर 185 में कोई तलाशी लेगा, जब्ती करेगा, तो उसकी वीडियोग्राफी होगी। वीडियोग्राफी मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी, वो मैं आपको आगे जब 185 हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। 105 जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें एक डिटेल्ड वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आया है सेक्शन 107 बीएनएसएस। इस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये सारी जो प्रावधान है, जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है, इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है 107 बीएनएसएस पे कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, अपराध से कमाई हुई संपत्ति है, उसको अटैचमेंट करना है। उसकी क्या करनी है, अटैचमेंट करनी है। तो कहां प्रावधान है, सेक्शन 107 में। इसमें आईओ जो है वो किसको बताता है, एसपी साहब को बताता है। एसपी साहब कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, कोर्ट जो है वो नोटिस निकालता है मालिक को कि भैया आपकी प्रॉपर्टी जो है अपराध से कमाई हुई है, बताइए इसका जो है सोर्स बताइए कहां है। और उसके बाद डीसी को आदेश देता है, डीसी या डीएम को, और उस प्रॉपर्टी की अटैचमेंट हो जाती है। अगर कहां, जब मालिक जो है जवाब ना दे पाए ढंग का,
जस्टिफाई ना कर पाए कि ये प्रॉपर्टी कहां से आई। तो ये आपका 107 है, 1 मिनट में हमने डिस्कस कर लिया। अटैचमेंट हो जाती है इस प्रॉपर्टी की, मतलब इस पे जो है सरकार का अटैचमेंट का क्या मतलब होता है? अटैचमेंट का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जिसकी वो प्रॉपर्टी है वो ना तो किसी को बेच सकता है ना ही लीज पे दे सकता है, लेकिन अगर वो कब्जाधारी है तो उसको कब्जे से निकाला नहीं जा सकता। मतलब अगर किसी घर की अटैचमेंट होती है तो उस व्यक्ति को घर से निकाला नहीं जा सकता कि आप घर से निकलिए, इसकी अटैचमेंट होगी है ना, लेकिन वो व्यक्ति उस घर को ना तो बेच सकता है, ना लोन ले सकता है, ना ही वो उस पर लीज जो है उसकी दे सकता है किसी को। ये है आपका सेक्शन 107 बीएनएसएस। प्रोसीजर भी मैंने फटाफट आपसे डिस्कस कर लिया। उसके बाद सेक्शन 155 है, इसमें इन्होंने जोड़ा है बीएनएसएस में। ये बोलता है कि जो बीएनएसएस का सेक्शन 152 है, जो पहले सेक्शन 133 हुआ करता था, न्यूसेंस जो होता है उसको हटाने के लिए, मतलब किसी के घर के पास अगर कोई पेड़ है वो गिरने वाला है तो वो किसको एप्लीकेशन देंगे? किसी के घर पे पेड़ गिरेगा तो उसको किसी ना किसी को एप्लीकेशन देना है, तो वो एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देंगे, भैया मेरे घर पे पेड़ गिरने वाला है, तो वो जो है आदेश कर देते हैं। 133 सीआरपीसी में, अभी 152 जो है वो बीएनएसएस है। 152 में एप्लीकेशन लगाई, 154 में आदेश हो गए कि आप उसको हटाए, पेड़ को नहीं हटाता, तो 155 में उसको बोला गया है कि अगर वो कार्रवाई नहीं करता 152 और 154 के बाद, वो व्यक्ति उस पेड़ को जो पीडब्ल्यूडी को ही कर दी या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करी कि उस पेड़ को काटा जाए, नहीं करता तो 223 बीएनएस के अकॉर्डिंग जो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। ये सेक्शन 155 बीएनएसएस कहता है। उसके बाद सेक्शन 172 है बीएनएसएस का, वो बोलता है जब भी कोई पुलिस ऑफिसर प्रिवेंटिव में किसी असंज्ञेय अपराध को रोकने के लिए कार्रवाई कर रहा होगा, कार्रवाई कौन से उसमें करेगा? चैप्टर 7 में जो है प्रिवेंटिव के लिए कार्रवाई करेगा और किसी व्यक्ति को आदेश करेगा कि आप जो ये काम करें ये ना करें, और अगर वो व्यक्ति वो आदेश नहीं मानता है तो उसको हिरासत में ले सकता है। ये पहले 151 सीआरपीसी में भी पुलिस के पास पार थी, कोई नई पार नहीं आई है, हिरासत में ले सकता है, लेकिन नई चीज आई है, उसको बाद में या तो बॉन्ड पे, पर्सनल बॉन्ड पे रिहा कर पाएगा या फिर जमानत पे भी रिहा कर पाएगा, बेल बॉन्ड पे, या फिर अगर चाहेगा तो कोर्ट में पेश कर सकता है। कब तक? 24 घंटे। हमने पहले भी जाना कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार अगर किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर कहां पेश करना होता है? न्यायालय में पेश करना होता है। तो 172 में अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी व्यक्ति को अपने हिरासत में लिया है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर या तो उसको बॉन्ड पे छोड़ना पड़ेगा, बेल बॉन्ड पे छोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड पे, या फिर कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा। तो 151 में पहले ये पार थी, लेकिन अब ये पार जो है 172 में भी आई है, कोई बड़ी पार नहीं है, पहले जैसे ही है। लेकिन मेन है कि पुलिस ऑफिसर काम कहां कर रहा है, उसका जो जायज आदेश है वो है प्रिवेंटिव में, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए काम कर रहा है। सपोज कर लो कोई दंगा दुंगा हो रहा है, पुलिस ऑफिसर ने किसी को कहा कि तुम यहां मत जाना, यहाँ दंगा चला हुआ है, और वो व्यक्ति वो जाता है वहां पे लड़ने के लिए शुरू हो जाता है, तो पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ के थाने ले जा सकते हैं, वहां पर रख सकते हैं अपने पास 24 घंटे तक, मतलब 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड तक। उसके बाद जो है उसको जमानत पे या फिर मुचलके पे छोड़ सकते हैं, या अगर जरूरी हो या फिर अगर जरूरी हो तो न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ये है हमारा सेक्शन 172। अगर डिटेल में देखना होगा तो हमारा कंप्लीट वीडियो है, उस पर देखिएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 13 बीएनएसएस, सेक्शन 173 बीएनएसएस। एफआईआर जो है वो कहां दर्ज होगी, अभी हम लोग जो है इसमें कंटिन्यू नहीं करेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोग बीएनएसएस पे 173 से शुरू करेंगे। तो नए प्रावधान हैं बीएनएसएस में जोड़े हुए, हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं धीरे धीरे। बाकी उसके बाद जो है आपका सारा सिलेबस हम लोग जो है वो कंप्लीट करा देंगे। इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए। पुलिस वाले या फिर जो एडवोकेट्स जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बिना सब्सक्राइब करके और लाइक करके मत जाइएगा। कमेंट छोड़िएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।